हेलो अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करने वाली हूँ एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके बारे में। एंड वॉइस पे ज़्यादा फोकस रखना है कंपेयर टू द स्लाइड्स बिकॉज वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 3 कैटेगरी में हम पहले इंस्ट्रूमेंट्स को डिवाइड करते थे। एक जो पल्प चैम्बर को एक्सेस के लिए हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स। दैन कैनाल को क्लीन करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो रहे होते हैं, खोलने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, और प्लस उसको फिल करने के लिए जो यूज़ हो रहे हैं। तो पल्प चैम्बर के जो एक्सेस करने के लिए होते हैं वो हैंड पीसेस हो गए, जिसमें हाई एंड स्लो स्पीड आ गया। स्लो स्पीड जो होता है वो कम विगोरस हो गया हाई स्पीड के मुकाबले में, और स्लो स्पीड जो है वो ज़्यादा विगोरस हो गया एक्सकवेटर के मुकाबले में। इसके अलावा जो है वो प्रोब यूज़ करते हैं, जिससे हम लोग बेसिकली कैनाल को लोकेट कर रहे होते हैं जब हम लोग अपनी कैविटी वगैरह निकाल चुके होते हैं, पल्प चैम्बर के खोल चुके हुए होते हैं, एंड देन हमें अब ऑरिफिसेस चाहिए होते हैं, कैनाल लोकेट्स करनी होती है, तो फिर हम लोग एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें DG16 एक्सप्लोरर होता है। एक्सकवेटर जो होता है वो रिकमेंडेड होता है कि जब आप रिवर्सिबल कैरीज फॉर एग्जांपल आप उसको ट्रीट कर रहे हो, तो कहीं आप पल्प परफोरेट ना कर दो, तो उसके लिए एक्सकवेटर जब आप करीब करीब चले जाते हो पल्प के तो ज़्यादा रिकमेंडेड होता है, ताकि आप परफोरेशन ना करवा दो। स्लो स्पीड हैंड पीस सॉफ्ट कैरीज को रिमूव करने के लिए। दैन कैनाल की शेपिंग में जो बायोलॉजिकल भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं एंड मैकेनिकल भी यूज़ हो रही हैं, जिसमें गेट्स ग्लेडन आ जाते हैं, इसके कुछ नुकसान आते हैं, वो आगे जाके डिस्कस करेंगे। उसके अलावा KNH फाइल्स आते हैं, जिसमें रबर स्टॉपर्स यूज़ हुए हुए होते हैं। उसके अलावा केमिकल की बात करें तो उसमें इरिगेंट, जिसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड वगैरह इस्तेमाल हुआ होता है। सिरिंज यूज़ हुई होती है, जो कि नॉच होती है, और नॉच क्यों होती है वो पर्पस भी आगे जाके इंशाल्लाह बात करते हैं इस पर। फिर इसके अलावा लेंटिल स्पायरल ड्रिल्स, ये भी आपने नहीं भूलना है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे जाके इस बारे में बात करते हैं। और इसके अलावा प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं। फिल करने के लिए जो है स्प्रेडर का इस्तेमाल, प्लगर का इस्तेमाल, हीट एंड टच का इस्तेमाल, यस फायर वगैरह यूज़ हो रही होती है, और वो एक्स्ट्रा कटा पर्चा ऊपर से उड़ा देने के लिए यूज़ हो रही होती है। उसके अलावा कॉटन प्लायर्स वगैरह में भी कॉटन से पकड़ के जो ड्राई वगैरह करेंगे कैनाल्स को, उसके लिए यूज़ हो रहा होता है। उसके अलावा हैंड इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे पहले प्रोब दिखा दिया, जो कि कैनाल को लोकेट करने के लिए होता है, इसके बारे में बात हो चुकी है। एक्सकवेटर्स दिखा दिए यहाँ पे, एंड देन लॉकिंग एंड अनलॉकिंग दोनों मैकेनिज़म्स मौजूद हैं इन एंडोडोंटिक प्लायर्स के अंदर, और ग्रूव्स आगे दिए हुए होते हैं ताकि आप चीज़ को सही से होल्ड कर सको। इरिगेशन के लिए नॉच नीडल्स का इस्तेमाल बेसिकली इसीलिए किया जा रहा होता है। नॉच नीडल बेसिकली होती कैसे, मैं ये दिखाऊँ आपको। ये नॉच नीडल हो गई, किसी साइड में जो है वो उसकी लेटरल साइड से एक तरीके से इरिगेंट जो है वो बाहर निकले, एपिक्स जो उसका एज है बनता है उस वहाँ से ना निकले, लेटरल साइड से निकले, बिकॉज एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये नॉच, और दूसरा इसको यूज़ करने की जो टेक्निक है वो भी इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आप बचा सकते हैं, एक्सट्रूड ना करे इरिगेटिंग मटेरियल जो है वो एपिक्स से बाय रूट के, वरना फिर वही होगा, एंडोडोंटिक इमरजेंसी कॉज हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद हाई स्पीड एंड लो स्पीड का यूज़ होगा। हाई स्पीड में जो बर्ड्स यूज़ हो रहे हैं उसके अंदर टेपर्ड फिशर बर्ड यूज़ हो रहे हैं, जो कि यहाँ पे राइट साइड पे दिखा भी गया है और दिखा दिया गया है। राउंड डायमंड बर्ड आप सब लोगों ने देखा होगा। सेफ हैंडेड बर्ड जो होता है वो बेसिकली ये होता है। इसमें इसका पर्पस ये होता है कि एक तो आप पल्प चैम्बर को एक्सेस भी कर लो, लेकिन एट द मीन टाइम पल्प फ्लोर जो है वो परफोरेट ना हो जाए। सो ये उस हिसाब से होता है डिज़ाइन। स्लो स्पीड एंड हाई स्पीड के जो बर्ड्स होते हैं बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, लेकिन फिर भी लोग इसमें मिस्टेक कर जाते हैं। तो लेट्स डिस्कस दिस कि ये जो इसमें आपको ये स्लो स्पीड के बर्ड्स हैं सारे रखे हुए हैं यहाँ पे राउंड। इसमें जो नीचे की तरफ नज़र आ रहा है दैट इज़ बेसिकली द सिंबल कि ये स्लो स्पीड हैंड पीस के लिए है, और अगर ये चीज़ नहीं होगी तो फिर वो हाई स्पीड हैंड पीस के लिए यूज़ होगा। ये लॉन्ग शैंक आ गई। गेट्स ग्लेडन के जो नुकसान हैं उसके अंदर आते हैं। गेट्स ग्लेडन बेसिकली जब हमें पोस्ट वगैरह यूज़ करनी होती है, जो कि अब इतनी नहीं यूज़ होती, पहले ज़्यादा होया करती थी, अब तो गटा पर्चा ज़्यादा यूज़ होती है, तो पहले पोस्ट यूज़ किया करती थी, तो उस पोस्ट के लिए जो जगह बनाते थे उसकी प्रिपरेशन के लिए गेट्स ग्लेडन वगैरह यूज़ होते थे। तो गेट्स क्लेडिंग से जो नुकसान है कि एक तो ये थिक है, तो ऑब्वियसली जब ये रूट में जाएगा डेंटिन को ज़्यादा काटेगा, तो जो पोस्ट स्पेस प्रिपरेशन में जो डायमीटर बन जाएगा रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस के कम होने के बाद वो ज़्यादा होगा, इस वजह से रूट जो हो रही है वो थिन हो रही है। उसके अलावा
बॉटल प्रिपरेशन हो रही है। बॉटल प्रिपरेशन बेसिकली क्या है, लेट मी शो यू। ये बॉटल प्रिपरेशन है जिसमें बेसिकली जो कॉर्नर पार्ट होता है वो ज़्यादा वाइडन हो जाता है, क्योंकि पोस्ट स्पेस की प्रिपरेशन हो रही होती है, तो ये इस तरीके से वाइडन अप हो जाता है। इसको बॉटल प्रिपरेशन कह रहे होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs में आने वाला, वाइवा में आने वाला स्ट्रिप परफोरेशन। स्ट्रिप परफोरेशन बेसिकली इस तरीके से होती है कि आप गेट्स क्लिडन को यूज़ कर रहे होते हो, टेक्निक ठीक नहीं यूज़ कर रहे होते, आप उसको डेंजर जोन में लेकर जा रहे होते हो, जो कि फर्केशन वाला एरिया होता है। रूट में फर्केशन वाली साइड होती है, और आप सेफ जोन में नहीं लेकर जा रहे होते, जो कि फर्केशन से ऑपोजिट वाली साइड होती है। फिर स्लो स्पीड में यूज़ होने वाले पैसो रीमर्स आ जाते हैं। पैसो रीमर का फ़ायदा ये होता है कि आप इससे GP जो आपने यूज़ करी हुई है उसको निकाल सकते हो। आप जाहिर सी बात है, अगर ट्रीटमेंट आपका फेल हो गया, आपने दोबारा करना है, तो यू नीड टू टेक आउट दोज TPs, तो फिर उसके लिए पैसो रीमर्स यूज़ होता है। सर्वाइकल कैनाल का जो एरिया होता है उसको इनलार्ज करने के लिए यूज़ हो रहा होता है, ये भी मेन पॉइंट है। फिर हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक एपेक्स लोकेटर आ जाते हैं, आप लोगों ने OPD में देखा ही होगा। इसमें बेसिकली सर्किट कंप्लीट होता है, इसमें पेयर होता है इलेक्ट्रोड्स का, जिसमें एक लिप पे लगाते हैं और एक फाइल के साथ अटैच कर देते हैं, और कुछ अपाइकल कंस्ट्रक्टर जो होता है उससे कुछ सीन होता है इसका, कि वो एक तरीके से सर्किट को कंप्लीट करता है, और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से बेसिकली के प्रिंसिपल पे ये काम कर रहा होता है। तो इस तरीके से वो बेसिकली क्या बता रहा है, वर्किंग लेंथ बता रहा होता है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से, OSPI के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर MCQs के, कि आपको इनकी कलर कोडिंग लाजमी आनी चाहिए एज ए स्टैंडर्डाइजेशन। इसमें ये जो पिंक, ग्रे, पर्पल हो गए 6, 8 एंड 10, और उसके बाद 15 से लेकर 40 तक वाइट, येलो, रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, लाइक फिंगर टिप्स में होने चाहिए। 45 से अगेन वाइट टू ब्लैक वाला सीन स्टार्ट हो जाएगा, एंड 90 से 140 तक। वैसे यूजली मैंने अब तक जो यूज़ करी हैं वो 80 तक वाली यूज़ करी हैं, तो मे बी मोस्ट फ्रिक्वेंटली ये यूज़ होती है। डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं पल्प चैम्बर को एक्सेस करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स के, जिसमें कुछ में नाइटाई इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कुछ में हैंड या ऑपरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिसमें आपके पास जो हम लोग KNH फाइल्स को यूज़ कर रहे होते हैं। इस तरीके से इंजन ड्राइवर इंस्ट्रूमेंट्स हो जाते हैं, यानी आप वही वाले इंस्ट्रूमेंट्स जो है अपनी फाइल्स को उसमें मशीन में लगा के यूज़ कर रहे होते हो। सो ऐसा। और सोनिक एंड अल्ट्रासोनिक इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं। जो नाइट आई वाले होते हैं वो बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी उनमें होती है, तो इसलिए वो यूज़ हो रहे होते हैं, एंड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, नॉन ब्रेकेबल भी होते हैं कंपेयर टू द स्टेनलेस स्टील जो कि हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। नाउ जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं वो जो कि मोस्ट कॉमन, तो लेट्स कम एंड टॉक अबाउट इट। सही है, तो इसमें के बारे में बात करते हैं। KNH के बारे में जो चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये कौन सी एग्रेसिव है, कौन सी नहीं है, कंपैरेटिवली ये पूछा जाता है। और दूसरा फ्रूट्स कैसा है। तो जो के है वो ट्विस्टिंग उसमें होती है, ठीक है। बस में रीमर से ज़्यादा फ्लूट्स होता है। फ्लूट्स बेसिकली ये जो थिक पार्ट्स आ रहे हैं कटिंग एज के दरमियान, दैट इज़ फ्लूट्स। तो वो रीमर से ज़्यादा फ्लूट होते हैं इन के, और ये एच से कम एग्रेसिव होती है। एच वाली जो होती है वो ज़्यादा एग्रेसिव होती है, और क्यों होती है वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे इस फिनोमिना को। और मेन बात ये ट्विस्टिंग उसमें हो गई के वाली, और एच जो है वो क्रिसमस ट्री के फॉर्म में हो गई। ये जो एच है ये उसमें भी आती है, OSPI में भी आती है, एच वाली भी OSPI में आती है, और इनफैक्ट एच वाली भी आती है, के वाली भी आती है OSPI में। और के वाली को अक्सर हम कंफ्यूज कर जाते हैं लेंटुलर स्पायरल से, और हमारी OSPI में एक्चुअली आ चुका है। सो ये देखने की चीज़ है, उस वक्त एग्ज़ाम के टाइम पे इतना कंफ्यूजन होता है कि आप गलती कर जाते हो। एनीवेज, अब ये जो है KNH फाइल की मॉडिफिकेशन सबके नाम प्लस मेन चीज़ इनके शेप के साथ याद होना चाहिए, जो कि शेप इस स्लाइड में नहीं है, आगे जाके आएगा। लेंटल स्पायरल आके, लेंटल स्पायरल जो होता है वो कैनाल की फिलिंग में यूज़ हो रहा होता है। बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीलर एंड सीमेंट इनको लगाने के लिए हो रहा होता है। ट्विस्टिंग उसमें होता है, लेकिन इसके जो फ्लूट्स हैं वो यू सी कितने खुले खुले हुए हैं एक तरीके से, तो ये डिफरेंस होता है।
स्प्रेडर की बात तो करते हैं, तो स्प्रेडर बेसिकली आपके पास जो कैन एच फाइल्स होती हैं उसी तरीके से टेपर होते हैं, लेकिन इनके अंदर कोई फ्लूट्स वगैरह नहीं होते, ये बिल्कुल प्लेन पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और ये लेटरली कंपैक्ट कर रहे होते हैं गटा पर्चा को। इस तरीके से इनका यूज़ होता है कि आपने गटा पर्चा फॉर एग्जांपल आपकी मास्टर पाइकल फाइल जो भी थी, जिस भी नंबर की थी, उसी नंबर की आपने जीपी डाल दी, फॉर एग्जांपल 40, और वो डालने के बाद आपने स्प्रेडर लिया 35 का और उसको साइड में किया, लेटरल कंपैक्शन करी उस 40 की जीपी की। उसके बाद आपने उस 35 के स्प्रेडर को निकाल के 35 से आप जो कि जगह बना चुके थे 35 की जीपी के लिए, अब आपने 35 की जीपी डाली और उसके बाद उस 35 की जीपी को लेटरल कंपैक्शन से आपने किया कौन से स्प्रेडर की मदद से, दैट इज़ 30, और इसी तरीके से ऑनवर्ड्स आप आगे जाते जाएंगे। ये स्टेनलेस स्टील की भी होगी, नाइटाई की भी होगी, ऑब्वियसली नाइटाई की क्यों रखी है ताकि टूटे ना, जो कि हो जाता है, मुड़ जाते हैं ये आराम से। इसके अलावा प्लगर भी होता है, उसका काम भी यही होता है कि वो बेसिकली जीपी को जो है वो कंपैक्ट कर रहा होता है, बस फ़र्क इतना होता है कि ये वर्टिकली कंपैक्ट कर रहा होता है। अब ये आ गए वो शेप्स के मॉडिफिकेशन के एच फाइल्स के, जो के फ्लेक्स, फ्लेक्सोफाइल, फ्लेक्स आर, सेफ्टी एच फाइल एंड एस फाइल। ये शेप्स याद रखना इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको सिर्फ रटा था, आप लोगों को भी शायद रटा नहीं पड़ेगा, समझ सकते हैं, इसमें भी कुछ समझने की निकाल सकते हैं, निकाल लें। खैर, जो मैंने जैसे ये सिखाया था वो ये है कि जो के रीमर है वो लार्ज भी होती है, स्मॉल भी होती है, के फाइल भी लार्ज भी होती है, स्मॉल भी होती है, एंड के फ्लेक्स भी लार्ज भी होती है, स्मॉल भी होती है। तो जो के रीमर है और के फाइल है उसके लार्ज दोनों ट्रायंगुलर हैं, जबकि के रीमर के एंड के फाइल के स्मॉल स्क्वायर है और के फ्लेक्स के भी स्मॉल स्क्वायर है, जबकि के फ्लेक्स का लार्ज जो है वो डायमंड है। हर्टस्टोम एक तरीके से कॉमा सा शेप है इसका, और टी ट्री कह रही हूँ, सॉरी क्रिसमस ट्री जैसा उसका शेप है। और यूनिफाइल या एस फाइल के लिए मैंने इसको इस तरीके से याद किया है कि एक 360 डिग्री का एक सर्कल है और वो बीच में से कट गया, इनफैक्ट वो फ्रिक्शन के थ्रू जो है वो स्लाइड कर गया एक दूसरे से, इस तरह से याद करके रखा हुआ है। आई डोंट नो इस शेप का अगर कोई स्पेसिफिक नाम भी है तो डोंट नो अबाउट इट। देन बर्ड्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। गेट्स ग्लेडन में स्ट्रिप परफोरेशन को नहीं भूलना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेस्टोरीमर्स के बारे में बात हो चुकी हुई है। स्ट्रेट लाइन एक्सेस को इम्प्रूव करता है, सी एग्रेसिव भी है, एंड ये सेफ टिप के साथ भी होता है, बगैर सेफ टिप के साथ भी होता है। और इस सेफ टिप क्या होती है वो हम बात कर चुके हैं सेफ एंडेड बर्ड में। उसके अलावा रूट कैनाल में जो हम फिल करते हैं मटेरियल्स, उसमें पेपर पॉइंट, मुझे नहीं पता क्यों लिखा हुआ है पेपर पॉइंट, बेसिकली तो ड्राई करने के लिए होता है कैनाल्स को। एंड देन सीलर्स एंड गटा पर्चा को हम लोग पे बेसिकली सीलर लगा के उसको फिर कैनाल के अंदर इंसर्ट कर रहे होते हैं और इस तरीके से मज़ीद इंसर्ट हो रही होती हैं। एंड देन अब आप जाता है आपके पास प्रोट टेपर नाइट आई में जो है एक टाइप, इसमें जो मेन बात है याद रखने की वो ये है कि आपके पास में 3 शेपिंग एंड 3 फिनिशिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। 3 फिनिशिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो है उनके लिए आप 1 2 3 याद कर लो, और जो शेपिंग है उनके अंदर X12 नहीं है, इसके अंदर X12 है। उसमें जो X है वो आपके पास सिर्फ ऑरिफिस को खोलने के लिए, जबकि 1 जो है वो 1/3 ऊपर वाले पोर्शन को करने के लिए, कॉर्नल 1/3 को करने के लिए, जबकि बीच वाले मिडिल थर्ड को करने के लिए जो है वो आपके पास S2 है। स्पीड वगैरह आप देख लीजिएगा, 300 RPM। मैंने कभी नहीं देखा इस पर क्वेश्चन आते हुए, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो क्या कह सकते हैं। सी ये नॉच नीडल की, इसकी वजह से कैसे प्रिवेंशन हो रही होगी, इमेजिन करें कि आपके पास एरिगेंट मटेरियल जो है वो एक्सट्रूड ना करे। और एंडोडोंटिक इमरजेंसी में वी हैव सीन के अगर एक्सट्रूड कर जाता है मटेरियल तो किस तरह की पेशेंट के ख़ुद की देखने में भी हालत हो जाती है, बाकी तो होती ही होती है, पेन वगैरह एंड ऑल। एनीवेज, अब ये रे का एंगल है, मैंने कभी, मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी एग्ज़ाम वगैरह में मेरे आया, बट खैर
थोड़ा सा है इम्पॉर्टेंट। इससे रिलेटेड मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो भी देखी थी, जो कि मैं यहाँ पे लिंक में दे देती हूँ, तो अगर आप इसके बारे में मज़ीद डिटेल में जानना चाहते हैं तो वहाँ से देखें। अभी फ़िलहाल इसको समझाती हूँ। किसी ये वाली इमेज देखें, कटिंग एज, रेक फेस एंड रेक एंगल, इन 3 चीज़ों पे फोकस करें। अब बेसिकली रेक एंगल जो होता है वो आपके पास जो सरफेस आपने कट करनी है उसका लॉन्ग एक्सिस, या फिर आप अपनी जो फाइल है, जो भी कटिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका लॉन्ग एक्सिस, लाइक ये इमेजिन कर लें। और इसका बेसिकली एंगल कटिंग एज के साथ, यानी जो सरफेस कट होनी है और जिस एज से कट होनी है, उन दोनों का आपस में एंगल, ये दोनों जो बेसिकली मिल के बनाते हैं वो रेक एंगल कहलाता है। इसमें आपके पास एक नेगेटिव हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, और फिर इनकी एग्जांपल्स हो जाती हैं। अगर आपके पास जो सरफेस कट होनी है वो पहले है और कटिंग एज बाद में रहे, तो वो नेगेटिव रेक एंगल है, और ये बेसिकली स्क्रैपिंग एक्शन प्रोवाइड करता है। इसकी एग्जांपल में के फाइल्स एंड ड्रीमर्स आ जाते हैं। और जो पॉजिटिव रेक एंगल है उसमें बेसिकली जो सरफेस कट होनी है वो पहले होती है एंड वो बाद में होती है, और कटिंग एज जो है वो पहले होता है, और इस वजह से ये कटिंग एक्शन प्रोवाइड करता है, जिसमें हमारे पास एच फाइल्स आ जाते हैं एंड नाइटा रोटरी फाइल्स आ जाती हैं। आई होप इट्स प्रिटी क्लियर, एंड इफ़ नॉट तो रेक एंगल से रिलेटेड एक वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जो कि मेरी नहीं किसी और की है, बट मुझे अच्छी लगी थी। सो थैंक्स।